हम्म शुरू। हाँ भाई, वेलकम जैनित एजुकेशन। हम बात कर रहे थे संविधान के पार्ट के बारे में। हमने संविधान के जो भाग हैं वो 6 भाग अपन ने पढ़ लिए थे। इन 6 भागों में देखिएगा कौन कौन से पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे, एक बार फिर आगे बढ़ेंगे कि भाग कौन कौन से, देखो भाग थे कि भाग फर्स्ट की बात करें तो भाग फर्स्ट किसका था? संघ एवं राज्य क्षेत्र का था। ठीक है। भाग 2 में हमने पढ़ा कि भाग 2 किसके लिए था? सिटीजनशिप के लिए था, नागरिकता के लिए था। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या थे? मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी। और भाग 4 ए में क्या थे? मूल कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी। भाग 5 में क्या थी? केंद्र के बारे में थी, संघ सरकार के बारे में था। ठीक है, संघ सरकार के बारे में था। और भाग 6 किसको डिफाइन करती है? राज्य सरकार को क्या करती है? डिफाइन करती है। भाग 6 तक अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, क्लियर? भाग 6 तक, और इनके अपने आर्टिकल भी पढ़ लिए थे। यहां तक हम पहुंच गए थे। यहां से आर्टिकल 1 से लेकर के 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, और क्या नाम है, 51A, और 52 से 151, और 152 से 237 तक अपन पढ़ चुके थे। ये अपने क्या थे? आर्टिकल थे भाग 6 तक। अब देखिएगा आगे की बात करें भाग 6 के बाद, इसमें इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। 237 तक अपन पढ़ चुके थे संघ शासन के बारे में, यहाँ राज्य शासन के बारे में हुआ करता था। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ा दूंगा, फिर जो बच रहे हैं उनको लिखा दूंगा, जो सिर्फ लिखने के लिए, मतलब उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व बचा नहीं है, कई हटा दिए हैं। कि देखो इसमें दे रखा है भाग 9। भाग 9 भाग 9 किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में है। और ये जो भाग 9 है ये कब ऐड किया गया? ये 73वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया। और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ था। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। कि देखो गांधी जी ने कहा था कि पंचायतों में, मतलब लोकतंत्र में, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का राजनीति में आना, लोकतंत्र में आना जरूरी था। तो उसके लिए पंचायती राज की क्या की गई? व्यवस्था की गई। और इसके लिए भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992, और भाग 9 ए ये नगर निगमों के लिए बनाया गया, म्युनिसिपैलिटीज के लिए बनाया। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, 6 तक हम पढ़ चुके थे। यहां देखो नवा है, नवा 73वें संविधान संशोधन 1992, और 9A 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर जो है कि जोड़ा गया था। अब देखिएगा भाग 12, 9 के बाद 12 क्या कहता है कि इसमें टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। भाग 12 किससे संबंधित है? टैक्सेशन से क्या है? संबंधित है। भाग 12 किससे संबंधित है? टैक्सेशन से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल 264 से 300 तक आ जाता है। आर्टिकल 264 से 300 तक इसमें आ जाता है। आर्टिकल 264 से 300A तक इसमें आ जाता है। ये किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति और संविदा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट से क्या है? ये संबंधित है। भाग
12 भाग 12 किससे संबंधित है? फाइनेंस से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है और कॉन्ट्रैक्टर संबंधित है। इसमें जो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 264 से लेकर के 300 के, आपको पता हो तो 300 के संपत्ति के अधिकार के बारे में था, जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, जिसे 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था 76। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 14वां दे रखा है, 14वां राज्य और राज्यों के अधीन जो संस्थाएं आती हैं उनके बारे में है। राज्य और राज्यों के अधीन जो संस्थाएं आती हैं उनके बारे में है। ठीक है, 14 पार्ट 14 पार्ट 14 में क्या आता है? राज्य एवं राज्यों के अधीन संस्थाएं। राज्य और राज्यों के अधीन जो संस्थाएं हैं, मतलब जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी बॉडी है, जो स्टेट बॉडी है, वो किसके अंदर आती है? पार्ट 14 के अंदर आती है। और इसमें जो है 308 से 323 के क्या हैं? आर्टिकल आते हैं। इसमें 308 से लेकर के 323 तक के क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। 14A ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया और इसमें क्या है? ट्रिब्यूनल है। इसमें क्या है? ट्रिब्यूनल है। और इसमें आर्टिकल आता है वो 323A और B आता है। 323A और B आता है। आर्टिकल 323A और B इसमें आता है, ये रिजर्वेशन वाला। ठीक है, 12 14 14A 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह है आर्टिकल 324। ठीक है, अब आ जाता है पार्ट 20 पार्ट 20। पार्ट 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 मतलब संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक, अब देखो मैं आपको जो नेक्स्ट बचे हुए हैं उनके बारे में और बता देता हूं। देखो कि अपन 6 तक अपन ने लगातार पढ़ा। अब बात करें पार्ट 7 की। पार्ट 7 देखो, पार्ट 7 वर्तमान में हटा दिया गया है। पार्ट 7 जो है कि क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और इसमें आर्टिकल 268 आता था। इसमें क्या आता था? आर्टिकल 268 इसमें आता था। वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बात करें पार्ट 8 की, तो देखो पार्ट 8 जो है ये संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। बात करें पार्ट 9 आपने देख ही लिया, ये किससे था? पंचायती राज से। पंचायती राज से था। पार्ट 9A ये नगर निकाय से था। नगर निकाय से था। पार्ट 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से। एवं जनजाति क्षेत्र से। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से था। अब देखिएगा कि 9 में ये आ गया। 8 है, इसमें आर्टिकल है 260। एक मिनट, दो सौ उनतालीस से 42 तक। इसका आपको पता है कि 243। अब इसमें 243 ए से ओ तक है। और
243 पी से जेड जी तक है। ठीक, नेक्स्ट है 244 और 244 ए। 244 और 244 ए किसमें है? 10 में है। ठीक है, इनके आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट 11। पार्ट 11 क्या कहता है कि पार्ट 11 संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्यों के बीच संबंध। पार्ट 12 आपने देख ही लिया था, किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, वित्त संपत्ति से संबंधित है, वित्त और संपत्ति से संबंधित है। इसमें देखो 11 में है 45 से 63 तक, 45 से 63 तक, और इसमें है 64 और 300 केस, 264 से लेकर के 300 ए तक। देखो भाई एक बार कि अपन ने 6 लगातार पढ़े थे, 6 के बाद 7वें को हटा दिया गया है और इसमें आर्टिकल 238 आता था। पार्ट 8 राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र के संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र। 9 पंचायती राज, 9 ए नगर निगम, 10 SC ST के लिए है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है। पार्ट 11 संघ और राज्य में क्या संबंध है उनके बारे में है, और पार्ट 12 फाइनेंस के बारे में है। एक बार इसको आप जूम करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट है पार्ट 13। पार्ट 13 में जो आता है वो है व्यापार वाणिज्य, भारत का व्यापार एवं वाणिज्य। पार्ट 14 इसमें राज्य एवं संस्थाएं, राज्य एवं संस्थाएं हैं। पार्ट 14 ए क्या कहता है? ट्रिब्यूनल है, इसमें अधिकरण दे रखे हैं, ट्रिब्यूनल रखा है। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं। 17 राज्य भाषा का उल्लेख है, राज्य भाषा। 13 300 से 301 से लेकर के 7 तक है। ठीक है, 14 आपको पता ही है, 8 से 23 तक। 23 ए बी, 15 24 से 39, 16 30 से 24 से 29 30 से 42 तक, और 43 से 51 तक। 17 तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या मतलब रोक करके इसको लिख लेना, मैं हट जाता हूं।
नेक्स्ट है 18। पार्ट 18। 18 आपातकाल के लिए कहता है, आपातकाल, इमरजेंसी। पार्ट 19। 19 में प्रकृति दे रखे हैं 20 संविधान संशोधन। पार्ट 21 और पार्ट 22। पार्ट 21 कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन शक्तियां। या उपबंध। और नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम, हिंदी, निरासरण आदि। संक्षिप्त नाम और हिंदी। 18। 18 के आर्टिकल 52 से 60 तक ये तो आपको पता होंगे। 60 के बाद 61 से 67 तक और 368 और 39 से 92 तक और ये है 93 से लेकर के और 95 तक। 95 तक। तो ये आप एक बार और नोट डाउन कर लो, मतलब लिख लेना इसको जूम करके। मैं हट जाता हूं, फिर अपन आगे चैप्टर पर चलते हैं। भाग 22 तक अपन ने पढ़ लिए, ठीक। भाग 22 तक आपने अच्छे से देख लिए होंगे। 6 तक वहां थे, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, क्लियर। अब देखो आगे, सुनना है, समझना है आराम से। आपके सिलेबस में जो दे रखा है, वैसे तो सारा ही है लेकिन अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां उठा लेते हैं। और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है एक बार भाग 5। भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ शासन। संघ शासन, ठीक है, केंद्र का शासन दे रखा है। अब देखो संघ शासन में एक बार अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर उसको अपन वाइडली पढ़ लेंगे जिससे आपको याद हो जाए कि इसमें अपन सबसे पहले ले लेते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसमें अपन ने क्या ले लिया? प्रेसिडेंट ले लिया। अब सुनना, आपको क्लास में ही याद होना चाहिए प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि संघ शासन में यानी कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग है? भाग 5, ठीक। अब आर्टिकल्स की बात करें तो देखो कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें है कि देखिएगा, रास मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान। सुनना आराम से, ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेक्स्ट बनाई राष्ट्रपति के आर्टिकल को याद करने के लिए, ठीक है, कि रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान। ये राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं कि देखिएगा, रा से बन गया राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए कौन होगा? एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल अभी आ जाएगा। से है कि वो कौन होगा?
संवैधानिक प्रमुख होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत का कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। क्लियर? रा से बना राष्ट्रपति भारत के लिए कौन होगा? राष्ट्रपति। से बना वो कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। मैं से बना मनोनयन मंडल, मतलब नॉमिनेशन कमीशन। राष्ट्रपति को वोट कौन करेगा? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के मनोनयन मंडल में आएगा? ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस मतलब राष्ट्रपति को चुनने की क्या प्रोसेस रहेगा? निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? पदावधि मतलब राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाएगा। ठीक है। पुनर्निर्वाचन योग्य मतलब एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्या वो री इलेक्शन के लायक है या नहीं, दोबारा चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है योग्यता में आपने योग्यता देख ही ली और राष्ट्रपति की क्या शर्तें होती हैं। दोबारा देखो, रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। रा से बना राष्ट्रपति होगा, से बना संवैधानिक प्रमुख होगा, मैं से बना मनोनयन मंडल नॉमिनेशन कमीशन, नी से बना निर्वाचन प्रक्रिया, पै से बनी पदावधि ड्यूरेशन, पू से बना पुनर्निर्वाचन योग्य, योग्यता को योग्यता और शर्तों को शर्तें मतलब राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता और शर्तें। से बना शपथ मतलब राष्ट्रपति को कौन औथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। मैं महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाएगा। ठीक है। ने का मतलब है नया निर्वाचन होने तक, नया निर्वाचन होने तक मतलब जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता पहला राष्ट्रपति अपने पद पर क्या रहेगा, काम करेगा ही करेगा। क्लियर? चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए। ठीक है। अब देखो इनके आर्टिकल्स, ट्रिक तो आर्टिकल्स के लिए ही थी। देखो कि राष्ट्रपति होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति के आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 52 से। तो आर्टिकल 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होगा। 54 क्या कहता है कि उसका इलेक्शन कमीशन में कौन कौन भाग लेंगे। 55 क्या कहता है कि उसकी इलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। 56 वो कितने समय के लिए रहेगा, आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 कि कोई व्यक्ति क्या दोबारा चुना जा सकता है या नहीं। आर्टिकल 58 योग्यता बताएगा। आर्टिकल 59 शर्तें बताएगा। ठीक है। आर्टिकल 60 क्या बता रहा है, सब बता रहा है। आर्टिकल 61 इसके इम्पीचमेंट को बता रहा है, कैसे हटाया जाएगा। और आर्टिकल 62 कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता राष्ट्रपति अपने पद पर ही रहेगा। क्लियर? तो 52 से लेकर के 62 तक के आर्टिकल हैं कुल 11। छोटी सी ट्रिक है, सबसे पहले ये 11 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे। आर्टिकल 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति होगा। 53 संवैधानिक प्रमुख होगा। 54 मनोनयन मंडल क्या है। 55 निर्वाचन प्रक्रिया। 56 पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन योग्य। 58 में योग्यता। 69 में शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग और 62 में नया निर्वाचन होने तक। तो एक बार इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो।
हाँ भाई चलो आप बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट। ट्रिक याद हुई या नहीं हुई? छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद हुई या नहीं हुई? राष्ट्रपति की फटाफट एक बार बोल करके बताओ, मन मन में रिवीजन करके बताओ मैं तब तक एक काम कर लेता हूं। हाँ वो टॉपिक, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो? पार्ट वाला? पार्ट वाला तो हो गया, भाग तो हो गया निशा, भाग करवा दिए ना, 22 के 22 भाग करवा दिए मैंने। हाँ 22 भाग करवा दिए ना, 22 भाग मैंने करवा दिए। ठीक है, पार्ट वाला टॉपिक चल रहा था ना, पार्ट 6 तक करवाए थे फर्स्ट में, अब पार्ट सेकंड इसी वीडियो में करवाया आधे घंटे पहले। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने उठाया आपके जो सिलेबस में है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, है ना। तो सुनो अच्छा, आपने सबसे पहले बताओ निशा, ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी? याद हुआ या नहीं हुआ, बताओ फटाफट। राष्ट्रपति उठाया है, अच्छा याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ, आरती, निशा। चलो ठीक है, दोबारा देखो। रास, मनी, पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। आर्टिकल 52 से पकड़ लेना और 62 तक लगातार चलते जाना। रा से बना राष्ट्रपति होगा, स से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड संवैधानिक प्रमुख, मैं से मनोनयन मंडल, नी से निर्वाचन प्रक्रिया, पै से पदावधि, पू से पुनर्निर्वाचन योग्य, योग्यता से योग्यता, शर्तों से शर्तें, से शपथ, मां से महाभियोग, नए से नए निर्वाचन होने तक। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक ये डायरेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि देखो कॉमन है, फिर इसको लिखवाएंगे भी कि देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रथम नागरिक होता है, बहुत अच्छे से पता है। ये संघ की कार्यपालिका शक्तियों का क्या होता है भाई, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है आर्टिकल 53 कहता है। और रियलिटी में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी भाई। आर्टिकल 52 तो ये कहता है कि भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल की पावर्स हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल की पावर है वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगे। मतलब जितने भी कानून बनेंगे वो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं बनेंगे। लेकिन भारत का जो रियल भारत का जो रियल हेड होगा, वो रियल हेड कौन होता है? वो रियल हेड होता है प्रधानमंत्री। मतलब राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, उसकी सहायता, उसके अनुसार क्या करेगा? काम करेगा। उसकी सलाह पर क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को नाम मात्र का क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है, ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट के ये आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट आर्टिकल आपको बताए थे 52 से 62 तक। अब इसमें देखो कौन कौन से, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत एक क्या रखेगा? राष्ट्रपति रखेगा। 53 क्या कहता है? वो एग्जीक्यूटिव पावर
वेस्टेड इन प्रेसिडेंट मतलब वो कार्यपालिका की शक्तियों का क्या होगा, प्रमुख होगा। जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होने वाली है। ठीक है, ठीक है। फिर ये शक्तियां आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, ये शक्तियां आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की एडवाइजरी पर काम करेगा। द एक्ट ऑफ एड एंड एडवाइजरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इन शक्तियों का प्रयोग वो किसकी सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद। यानी कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की सलाह पर करेगा, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। आर्टिकल 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबल रहेगी। द काउंसिल ऑफ कलेक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा। देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं, बाकी मंत्रिपरिषद आएगी तब इसको और वाइडली समझेंगे कि देखो आर्टिकल 75(3) क्या कहता है। कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये जो मंत्री परिषद है इसमें कुल कितने मंत्री हो सकते हैं केंद्र में, फटाफट आंसर करो निशा। कितने मंत्री केंद्र में बनाए जा सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। वेरी गुड, 15% हो सकते हैं। ठीक है, तो 15% हो सकते हैं। अब 15% मतलब 80-82 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, 80-82 मंत्री जो है कि हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ये जो मंत्री परिषद है, ये जो 80-82 मंत्री बनाए गए हैं, ये इन्हीं में से तो है। तो ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मिलकर के होते हैं, और इनमें से कौन निकलते हैं, ये मंत्री निकलते हैं। मतलब इन 80-82 का काम है इनको पूरी तरह से क्या रखना, सेटिस्फाई रखना। इनको पूरी तरह से क्या रखना, सेटिस्फाई रखना। भाई आपके एरिया का मंत्री है, आपके एरिया का एमपी है। अब आप अपनी जो समस्या है वो एमपी के पास लेकर के जाओगे कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री और उसके मंत्री के पास चले जाओगे? आप अपने एरिया के सांसद के पास लेकर के जाओगे, एमपी के पास लेकर के जाओगे, और एमपी मंत्री को कहेगा कि भाई साहब हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में ये समस्या, आप इसको सॉल्व कराओ, वरना अगली बार चुनाव मेरे हैं, अगर मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ तो मुझे जनता वोट नहीं करेगी। तो मंत्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको सेटिस्फाई करे किसी ना किसी तरीके से। उसने मान लो 100 करोड़ रुपए मांगे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसको कुछ तो दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो ना दे, उसको संतुष्ट करे। मतलब वो उनके प्रति क्या है, रेस्पॉन्सिबल होना ही उसको पड़ेगा। क्लियर? तो आर्टिकल 75(3) क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगर एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा हो गई, एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा हो गई, तो इसका मतलब पूरी की मंत्रिपरिषद भंग होगी, दोबारा चुनाव होंगे। अभी का रियल इंसिडेंट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? चलो नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा करो। देखो आपको पता हो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कि अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला, तो आपको पता होगा ओम बिड़ला जी पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है सरकार, नॉन कॉन्फिडेंस बिल लेकर के आई है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। अब अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जो सरकार है, सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके पास बहुमत नहीं है, तभी तो पास हो गया। बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। पूरी की पूरी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो पूरी की पूरी सरकार को गिरा दिया जाएगा, नए इलेक्शन होंगे। क्लियर? तो इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
इस अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं होने दें, ओम बिरला जी को समर्थन दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसे ही किसी भी मंत्री के खिलाफ, अगर इन 80-82 में से कोई भी मंत्री है, अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार माइनॉरिटी में आ गई और सरकार चलाने के समक्ष नहीं है, और उसको फिर क्या दे दिया जाएगा, रिजाइन करवाया जाएगा, और फिर दोबारा होंगे प्रधानमंत्री या नई मिनिस्ट्री बनेगी, दोबारा चुनाव होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल, लेकिन पर्सनली रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 56 पदावधि, आर्टिकल 58 इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, कि एक राष्ट्रपति की जो है कि योग्यताएं क्या होती हैं। ठीक, यहां तक आया समझ में? चलो रोक करके इसको लिख लेना एक बार, मैं हट गया, मतलब नोट्स बना लेना इसमें से। ठीक, नेक्स्ट अब देखिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट को क्या देने वाले हैं, इलेक्शन करने वाले हैं, मत देने वाले हैं, उनमें कौन होते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कौन कौन, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सभी राज्यों की विधानसभा, यानी कि राज्यों के एमएलएज। ठीक है, दिल्ली एंड पांडिचेरी असेंबली नॉमिनेट मेंबर एक्सक्लूड एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इन एक्सक्लूड्स। ठीक है, दिल्ली पांडिचेरी के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, उनके सदस्य क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, देखो मोटा मोटी है, लिखेंगे तो उसको बैडली, एक बार मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो इनके इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, नॉमिनेशन कमीशन, मनोनयन मंडल, कौन कौन लोग भाग लेते हैं। क्या हम राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं? नहीं। कौन राष्ट्रपति को वोट करेगा, तो देखो कौन करेगा, सबसे पहले तो कौन करेगा, संसद, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। देखो संसद में वर्तमान में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, पहले 14 हुआ करते थे, 2 लोकसभा में जाते थे, वो भाग नहीं लेते हैं। जो इलेक्टेड पर्सन है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। क्लियर? आर्टिकल 54 आएगा 74। अरे बेटा ये देखो आप, वो तो मैंने बता दिए, देखो ये 74 क्या कह रहा है, एक मिनट देखो, वो ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, देखो ट्रिक तो ये थी, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कहां गई ट्रिक, देखो ट्रिक ये है पूरी, 52, 53, 54, ठीक, 55 क्या कह रहा है, 56 क्या कह रहा है, 57, 58, 59, 60, 61, 62 क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब उस पीपीटी में मैंने देखो क्या किया है कि मैंने किया है कि 52 राष्ट्रपति होगा, 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा। अब मैंने कार्यपालिका प्रमुख होगा तो समझाने के लिए क्या कहा है कि जितना राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 74 के तहत करेगा। आर्टिकल 74 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति जितनी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि वो किसकी एडवाइजरी पर, मंत्रिपरिषद की एडवाइजरी पर काम करेगा। ठीक है, ये बोला है मैंने। और ये मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है,
समझाने के लिए ऐड कर दिया। क्लियर? आ जाओ अब आगे कि देखो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेने वाले हैं। तो चुनाव में भाग कौन लेंगे? फर्स्ट तो कौन ले रहे हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य ले रहे हैं, सभी इलेक्टेड पर्सन ले रहे हैं, ठीक है। प्लस दूसरे नंबर पर कौन रह रहे हैं कि राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट की जो विधान सभाएं हैं उनके सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और तीसरे नंबर पर दिल्ली प्लस पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये पर्सन क्या लेते हैं? भाग लेते हैं राष्ट्रपति के किसमें? चुनाव में। ये पर्सन क्या लेते हैं? भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, लिख दबा के लिख लेना, मैं हट जाता हूं एक बार, नोट्स बाद में बना लेना, ठीक है। बाकी मैं वाइड बड़े बड़े नोट्स तो लिखवाऊंगा ही आपको, ये मैंने ओवरऑल आपको राष्ट्रपति समझा रहा था, ठीक है। अब देखो आगे कि इनका वोटिंग सिस्टम क्या होगा। इनका वोटिंग सिस्टम क्या होगा, राष्ट्रपति को किस प्रकार से वोटिंग करी जाएगी। तो देखो इनका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट वॉलेट, गुप्त मतदान। ये प्रोसेस इसकी चलती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और वो भी किस तरह से होती है? गुप्त तरीके से होती है। अब इसमें देखो क्या है, मैं बताऊं आपको मोटा मोटी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से होगा, आप समझने के हिसाब से देख लो कि समझने के हिसाब से क्या है। हाँ बाद में लिख लेंगे, टाइम खराब नहीं होगा। हाँ हाँ बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं हट के ऐसे हट जाता हूँ, तो आप रोक करके उसको नोट डाउन कर लिया करना, ठीक है। ऐसे टाइम खराब हो जाता है, इससे 1 घंटे में बहुत ज्यादा अपन पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखो समझने के हिसाब से देखना आप इसको कि इनका वोटिंग सिस्टम, राष्ट्रपति का वोटिंग सिस्टम होता क्या है कि मान लो ए, बी और सी, 3 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैंडिडेट हैं ए, बी और सी, 3 लोग, और मुझे वोट करना है। मुझे वोट करना है राष्ट्रपति के लिए, तो मुझे 3 वोट देने का अधिकार है। 3 वोट देने का अधिकार है। आप कहोगे सर बराबर दे दोगे सबको? नहीं, मैं मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से दूंगा। प्रेफरेंस मैं चाहता हूं कि बी को मैंने पहली प्रेफरेंस दे दी, इसको मैंने दूसरी प्रेफरेंस दे दी, इसको मैंने तीसरी प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। प्रेफरेंस कि यार बी बनना चाहिए, बी नहीं तो सी बन जाए, और सी नहीं तो फिर ए बन जाए। 3 वोट दे दी मैंने। अब जिसके पास ये फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। पहली बात तो ये होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि प्रेफरेंस मैच हो जाए, तो फिर एक अलग सिस्टम जाता है कि प्रथम वरीयता में मतों की गणना। फिर मतों की गणना कैसे होती है? 50% प्लस 1 विजेत घोषित, न्यूनतम मत कर मतों का स्थानांतरण हो जाता है। अब अगर मान लो किसी के पास क्या हो जाती हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस बराबर हो जाती है, मतलब ए और बी के पास फर्स्ट प्रेफरेंस बराबर हुई, सी के पास नहीं हुई, तो ये जो सी है इसको जितनी वोट पड़ी हैं, अब मेरी वोट का क्या निकलेगी? वैल्यू निकलेगी। मेरी वोट की क्या निकलेगी? वैल्यू, कि मेरी वोट में कितना वजन है, मैं कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं राजस्थान का एमपी हूं तो मैं कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी वोट की ताकत क्या है। मैं अगर यूपी का हूं तो मेरी वोट की ताकत अलग होगी। मतलब हर स्टेट के एमएलए एमपी की वोट वैल्यू, मतलब एमपी की तो वोट वैल्यू क्या रहेगी? अलग रहने वाली है। जैसे मान लो मैं विधायक हूं, तो मैं राजस्थान का विधायक हूं तो मेरी वोट वैल्यू कितनी है, यूपी का विधायक है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी है, सिक्किम का विधायक है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी है। भाई यूपी का विधायक ज्यादा जनसंख्या को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। राजस्थान कम करता है तो उसकी वोट वैल्यू कम होनी चाहिए। सिक्किम और कम करता है तो उसकी और कम होनी चाहिए।
कि नहीं, तो फिर वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, देखो कि कैसे वोट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कि वोट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखें एमएलए की वोट वैल्यू। एमएलए की वोट वैल्यू राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्य गुणा 1000। एमएलए वोट वैल्यू बराबर विधानसभा राज्य की जनसंख्या में भाग किसका लग जाएगा, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, 1000। इस तरह से एमएलए की वोट वैल्यू निकाल ली जाएगी। और ये राज्य की जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग ली जाएगी कि 97 में राज्य की जनसंख्या कितनी थी। अभी तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तो यही फॉर्मूला है। क्लियर, तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी 71 में उस समय के, और वर्तमान में कितने एमएलए। ठीक है, 200 एमएलए हैं। उस समय मान लो लाख जनसंख्या रही होगी तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर है सांसद के यानी कि एमपी की वोट वैल्यू। तो सभी विधायकों के मतमूल्य भाग निर्वाचित सांसदों की कुल जनसंख्या। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि एमपी वोट वैल्यू बराबर के राज्य विधानसभा सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य का वैध मत मूल्य, वैध मत मूल्य बटे संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इस तरह से एमपी की भी क्या निकाली जाएगी, वोट वैल्यू निकाल ली जाएगी। 2022 में एक सांसद का मतमूल्य कितना रहा, सांसद का मतमूल्य कितना रहा, 700 रहा। सांसदों का तो सेम होता है, एमएलए अलग अलग होता है, राजस्थान का अलग, यूपी का अलग। ठीक है, इनका अलग अलग होता है। फिर इन जितना सब है वो जुड़ जाता है और जुड़ करके जो एमपी है उनका भाग लग जाता है, तो एक एमपी की वोट वैल्यू निकल करके आ जाती है। आया समझ में, दोनों एमएलए एमपी का आया क्या, फटाफट बताओ। एमएलए एमपी की वोट वैल्यू निकालने की फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो निशा। आ गया, चलो। ये इसकी क्या है, योग्यताएं हैं कि नागरिक होना चाहिए भारत का, एज 35, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी प्रॉफिटेबल पद पर नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पदावधि है, कि 5 साल का है टेन्योर, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, रिक्त होने के 6 माह पर चुनाव आवश्यक है। ठीक है, ये महाभियोग इंपीचमेंट की प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर इंपीचमेंट लगता है, महाभियोग का प्रस्ताव आता है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति अपने पद से क्या जाएगा, हट जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, और संविधान की रक्षा संरक्षण और पालन का है, जनता की सेवा करेगा निष्ठापूर्वक। ठीक है, शपथ दिलाएंगे कौन, मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। आगे देखो, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निर्णय भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जो भी अगर इलेक्शन में कोई दिक्कत समस्या है तो उसका भी निस्तारण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये अपना
फास्ट याद करने के लिए है। चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इस प्रणाली से होगा, 5 साल काम करेंगे, 35 साल रहेंगे, महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। ये अपने राष्ट्रपति का आपको मैंने मोटा मोटा क्या बताया है, ग्राफ आपको समझाया है। कल इसको अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तो तुरंत अपन नोट्स इसके कंप्लीट करवा देंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।